हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और उस पे हम काम कर रहे थे। उसमें सिर्फ एक मिनट दें मुझे, कर्सर को मेरा हाँ जी। तो मैं बता रहा था आपको कि हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया था। उसके बारे में हमने जब स्टार्ट लिया था तो इसमें जो कुछ पार्ट इसका हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड रह गया था, हमने पहले उसको देखा था। और हमने जो सोलर सिस्टम है उसकी बात की थी। उसके बाद हमने अर्थ जो है ना, अर्थ की डिफरेंट किस्म की जो लेयर्स हैं उसकी बात की थी, वो कौन सी लेयर्स हैं, कैसी हैं, उनकी बुनियादी बातें देखी थी। सोलर सिस्टम के हवाले से जो कुछ फैक्ट्स है वो आपको बताए थे, और कुछ रिमेनिंग फैक्ट्स थे वो आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दिए थे। और उसमें आपको एक ट्रिक भी उसके अंदर मेंशन थी कि जिसमें एक सेंटेंस है जिसके जरिए आप प्लैनेट्स के नाम को मेमोराइज भी कर सकते हैं। वो मेंशन थी, मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसमें था कि माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो उस सेंटेंस से आपको 8 जो प्लैनेट्स हैं उनके नाम पता चल गए थे। तो हम इसी की एक्सटेंशन है, टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम देखते हैं। तो हमने जहाँ पे बात कायनात की शुरू की थी, कायनात के बाद हम गैलेक्सीज पे आए थे, गैलेक्सीज के बाद हम सोलर सिस्टम पे आए थे, उसके बाद हम ज़मीन पे आए थे, और सोलर सिस्टम के बाद हमने ज़मीन को देखा। अब हम ज़मीन पे थे, तो इसी को ही हम मज़ीद एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो ज़मीन है हमारी, ये हमारी ज़मीन है। इस ज़मीन पे हम रहते हैं, ये उसकी ऊपर वाली जो तह है इस पे हम रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। जिसको हमने नाम दिया था क्रस्ट का। ये जो ज़मीन है, और यहाँ पे ये सूरज है। ठीक है। दरमियान में एक प्लेनेट था जिसका नाम था मरकरी। ठीक है। और एक और प्लेनेट था जिसका नाम था वीनस। ठीक है, प्लेनेट। साथ में एक और बात भी आप देख लें कि अब ये जो अर्थ होता है, इसके अपने मून्स हैं। ठीक है। प्लैनेट्स के अपने अपने मून्स भी हैं। तो अर्थ का एक ही मून है जो हमारा चांद है। ठीक है। वो मून इसके गिर्द ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक हो गया। तो ये तो मून है जो कि उसका नेचुरल जो है ना, नेचुरल है। ठीक है। अब प्लैनेट्स के गिर्द जो चक्कर लगाने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनको सैटेलाइट्स कहते हैं। ठीक है। तो जो मून है ये भी एक तरह का सैटेलाइट ही होता है, लेकिन ये नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है। इसी तरह नेचुरल सैटेलाइट के अलावा आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा प्लेनेट होता है उसके गिर्द जो नेचुरल मून घूम रहे होते हैं, उसी ऑर्बिट में हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। वो भी उसकी ग्रेविटी की वजह से उसके गिर्द घूमने शुरू कर देता है। हम उसको कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है। तो जमीन के जो जमीन है, इसके अपने बहुत सारे सैटेलाइट्स मौजूद हैं। और ये सैटेलाइट किस लिए भेजे जाते हैं, ये सैटेलाइट्स ये होते हैं कि अब ये जमीन के गिर्द ऐसे चक्कर लगाएगा तो जमीन की जो सरफेस है उसको हर तरफ से इसने वॉच करना है। फिर ये सैटेलाइट्स आपको जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसमें इस्तेमाल होता है। ये वेदर फोरकास्टिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके अलावा जो लाइव इसके ऊपर कोई भी इवेंट्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, लाइव ट्रांसमिशंस होती हैं, तो ये सारी जो कम्युनिकेशंस होती हैं ये सारी वाया सैटेलाइट्स ही होती हैं। तो ये एक बात छोटी सी रह गई थी, मैंने अभी आपको बता दिया। तो अब ये क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर आप रहते हैं, ये जमीन की सरफेस है। अब इस सरफेस है और ये आपका है सूरज। तो अगर आप इस सरफेस से ऊपर जाएं, जिस तरह हम देखते हैं कि जमीन से आप ऊपर जाएं, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आता है, ऊपर एक खला सा नजर आता है, हवाएं नजर आती हैं, और ऐसे हवाएं ऊपर जाती जाती हैं, जाती 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 हैं, ऐसे करके है। तो ये जो ऊपर जाके हवाएं हैं, इसको हम आज देखने की जो है ना वो कोशिश करेंगे। तो असल में ये हवाएं तो हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर लेयर्स हैं। ठीक है। हमारे जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, इसके जो चारों तरफ जो सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, जो हवाएं हैं, गैसेस हैं, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। हम उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो जिसमें हम रहते हैं। अब हम जमीन के ऊपर रहते हैं और हमें मुख्तलिफ किस्म की गैसों से हमारा वास्ता पड़ता है।
हवाओं से वास्ता पड़ता है, वो सारा का सारा क्या है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, इसकी आगे फिर मजीद लेयर्स हैं, इसकी मुख्तलिफ किस्म की क्या है, लेयर्स हैं। यानी कि ज़मीन के साथ एक लेयर होगी, ठीक है। अब लेयर का मतलब कोई अलग से कोई वो कोई ऐसी जगह नहीं बनी हुई कि जैसे कोई परत बनी हुई हो या कोई कपड़ा लगा हो, ऐसे तो नहीं है। यानी कि ज़मीन से एक खास डिस्टेंस तक का जो एरिया है उसको एक नाम दिया हुआ है हमने, उसको हम कहते हैं ये एक लेयर है, ठीक है। उस डिस्टेंस के बाद क्या है, एक और डिस्टेंस तक हमने कहा कि ये एक और जो है ना वो हिस्सा है, हम इसको इसको हमें एक और लेयर का नाम दिया। इसके बाद एक और हिस्सा है, हम इसको एक और लेयर का नाम दिया हुआ है। तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर 5 लेयर्स मौजूद हैं। और 5 लेयर्स किस तरह मौजूद हैं, आपकी जमीन से आप ऊपर जाने की जब कोशिश करते हैं तो एक पहले लेयर आती है, वो जब खत्म होती है तो उसके बाद दूसरी लेयर आती है, वो जब खत्म होती है तो फिर तीसरी लेयर आती है, फिर चौथी लेयर आती है, फिर पांचवी लेयर। ऐसे 5 लेयर जो है ना वो मौजूद है। अब उन लेयर्स के बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और ये तमाम लेयर्स क्या करती हैं, ये तमाम लेयर्स आपका एटमॉस्फेयर को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। ठीक हो गया जी, ये तो आपको पता चल गया। अब हम वन बाय वन इसको लेयर्स को डिस्कस करते जाते हैं और इसको मजीद हम देखते जाते हैं। तो हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ है, मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ से जब आप ऊपर जाते हैं, यानी कि आप देखें ना, आप मिसाल के तौर पे ये एक शख्स है जो यहाँ पे खड़ा है, जो कि सरफेस पे मौजूद है। अब इसके इधर हवाएं हैं, गैसेज हैं, सारा कुछ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपकी अर्थ है, इसमें जो ये सांस ले रहा है तो इसी गैसेज में ले रहा है ना। तो इसकी जो डिफरेंट किस्म की गैसेज है, इसकी कुछ आपको कंपोजिशन पता होनी चाहिए कि इस हवा में सबसे ज़्यादा जो गैस मौजूद है वो नाइट्रोजन है। और जो इसकी ओवरऑल जो गैसेस की जो रेशो है, उसकी कंपोजिशन के मुताबिक 78% है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो गैस मौजूद है, मोस्ट अबंडेंट गैस मौजूद है दूसरे नंबर पे, वो है ऑक्सीजन, जो कि सांस लेने के लिए इस्तेमाल होती है, और वो है 21%। उसके बाद जो है ना नोबल गैसेस मौजूद हैं, जिसमें आर्गॉन होती है, जिसमें नियोन होती है, जिसमें क्रिप्टॉन है, ठीक है। इन गैसेस को हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री का जो पार्ट है ना साइंस का, उसमें हम देखेंगे। तो ये इन गैसेस की भी बहुत कम, यानी कि लेस देन 1% की फॉर्म में ये मौजूद है। और 0.03 से 0.04% तक एक इम्पोर्टेंट गैस मौजूद है, जिसको हम कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कि हम क्या करते हैं, हम जब एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं तो हम खारिज करते हैं, और जो जो पौधे हैं वो उसको इनहेल करते हैं तो वो उसको इनटेक करते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक हो गया। अब ये गैसेस जो है ना ये यहाँ पे सराउंड कर रही है, इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन ये मोटी मोटी गैसेस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद और एक पता आपको चल गया ये गैसेस के वजह से। अब एक और भी चीज़ है कि जो ऊपर जहाँ पे हम रहते हैं, तो ये है अर्थ का क्रस्ट। इस क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाली जो गैस है इस अर्थ क्रस्ट में, वो कौन सी है, वो आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है आपकी अर्थ क्रस्ट में, एलिमेंट वो क्या है, गैस भी है, एलिमेंट ही है, आप उसको ऑक्सीजन कहते हैं। नंबर 1 ये पड़ा है। और दूसरे नंबर पे क्या है, वो आपका है सिलिका। सिलिका क्या है, जिसको हम रेत कहते हैं, रेत है, ये मिट्टी है, तो ये सिलिका दूसरे नंबर पर है। आप यहीं से अंदाजा लगाएं कि सिलिका और रेत से भी ज्यादा अर्थ क्रस्ट पे क्या मौजूद है, आपकी ऑक्सीजन मौजूद है। अब अर्थ क्रस्ट का मतलब ये अर्थ से ऊपर नहीं है, अर्थ क्रस्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर, जो जमीन के ऊपर है, ठीक हो गया। तो ये मोस्ट अबेंडेंट है बाकी के हवाले से। बाकी हवा में हम बता दिया आपको, हवा में 21% ऑक्सीजन है और वैसे 78% जो है नाइट्रोजन मौजूद है। और नाइट्रोजन का क्या काम है, नाइट्रोजन जो इसकी अर्थ की जो होती है ना, क्या कहते हैं, फर्टिलिटी, उसके लिए बड़ी ज़रूरी है। तो ये तो यहाँ पे बात होगी। अब हम ज़मीन से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, और फिर डिफरेंट किस्म की हमें लेयर्स हमारे सामने आती हैं। तो शुरू में ये यहाँ से आप ऊपर जाएं तो आप क्या होगा, पहले जिस तरह आपका कद है 6 फुट 7 फुट, ऐसे ऊपर जाते जाए, ऊपर जाते जाए, ऊपर ऐसे जाते जाए, जाते जाए, जाते जाए, हम ऐसे इसको करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पहले आपको ये पता हो कि ये शुरू से लेकर, यानी ज़मीन की सरफेस से लेकर 12 किलोमीटर तक अगर आप चले जाएं, तो जो लेयर है, ये जो एरिया है, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर।
ट्रोपोस्फेयर, जो कहाँ से कहाँ तक है, जीरो, यानी कि जो अर्थ की सरफेस है 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, तो जो लेयर मौजूद है हम इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। और ये वो स्फेयर है जिसके अंदर हम रहते हैं, हम यहीं इसी के अंदर रहते हैं ना, तो हम इसी के अंदर रहते हैं, वी लिव हेयर। ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके ये बादल बनते हैं, बादल, आपके जितने भी बादल होते हैं, तो आपके ये इसी लेयर में होते हैं। तो आपको पता है ये बादल बड़े करीब होते हैं ना, इतना को दूर तो ऊंचे तो बहुत ज्यादा नहीं होते, तो 12 किलोमीटर तो काफी सारा डिस्टेंस है। ठीक है। तो ये आपके वेदर इसी में ही बनते हैं, ये इसी में ही बारिशें होती हैं, इसी में से ही आपका सारा कुछ, ये बर्फबारी सारा कुछ इसी में ही होती है। ठीक हो गया। जब आप इस लेयर में नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वैसे आप नॉर्मली देखें ना, तो जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको क्या होता है, टेम्परेचर में कमी नजर आती है। ठीक है। इसी वजह से जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना वो ठंडे होते हैं, और जो मैदानी इलाके होते हैं जो कि उसकी हाइट नीचे होती है एलिवेशन से, उस वजह से वो गर्म होते हैं। तो आप जब नीचे से ऊपर जाते हैं इस लेयर के अंदर, तो टेम्परेचर क्या होता है आपका, टेम्परेचर जब आप हाइट जब इसमें बढ़ती है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये कुछ बातें आपने नोट कर, जब ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है, तो ट्रोपोस्फेयर जब खत्म होती है तो यहाँ पे एक छोटा सा इलाका आता है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोपास। अब ट्रोपोपास क्या है, ट्रोपोपास का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रोपो जो ये जो लेयर है ना, ये पास हो गई, रुक गई है। अब ये जो हिस्सा है ना, ये इसमें उसका नाम ट्रोपोस्फेयर है ना, इसके ऊपर वाली जो लेयर है उसका जो नाम है, और ना वो ये है, ये दरमियानी एक डेप्लीशन रीजन आप इसको कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रोपोपास। ये कोई लेयर नहीं है, ये छोटा सा एक पैच है। ठीक है, छोटा सा एक वो हवा की जगह है बस, और ज्यादा इसका इसको उसके नाम लेयर का कोई नाम नहीं है। यहाँ से ऊपर 12 किलोमीटर से लेकर और फिर ऊपर चले जाएं आप 50 किलोमीटर तक, यानी कि 12 से 50, इसका मतलब ये जो लेयर है तकरीबन आप इसमें 50 में से अगर 12 आप निकाल लें, तो आपका जो बनता है कितना, 38 किलोमीटर। तो 38 किलोमीटर की जो ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपका जो, जब आप ऊपर आप जाते हैं ना, जबकि आपकी हाइट बढ़ती है, तो आपका टेम्परेचर यहाँ पे तो कम हुआ था ना, यहाँ पे केस उल्टा है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका आपका टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पे कम हुआ था टेम्परेचर ना, अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ऊपर आप जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है। ये स्ट्रेटोस्फेयर है। और आपकी ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो हमने पढ़ी थी, ओजोन लेयर जो, ओजोन लेयर क्या है कि आपकी जमीन के ऊपर ना यहाँ पे एक लेयर ऐसी मौजूद है गैसेस की, जो ऊपर से जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है ना, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये उनको नीचे आने से रोकती है। ठीक है, नीचे आने से रोकती है, जो कि अगर जमीन पे आ जाए तो फिर क्या होता है, वो मुख्तलिफ किस्म की आंखों की जल्द की बीमारियां होती हैं। ठीक है। तो ये जो आपकी ओजोन लेयर है ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये अल्ट्रावायलेट जो शुआएं हैं उनको रोकती है। और टेम्परेचर आपको बता दिया कि जो टेम्परेचर है ये आपका उसमें ऊपर जाने से टेम्परेचर आपका बढ़ता है। पिछली लेयर में ऐसा नहीं था, पिछली लेयर में जब आप ऊपर जा रहे थे तो टेम्परेचर कम होगा। अब यहाँ पे जब ये लेयर खत्म होती है तो वही बात है, यहाँ पे जब ट्रोपोपास था तो यहाँ पे स्ट्रेटोपास है, स्ट्रेटोपास का छोटा सा एरिया है। उसके बाद एक और लेयर शुरू हो जाती है जो कि आपकी 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक जाती है। और उस लेयर का क्या नाम है, उस नाम का नाम है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर। ठीक है। मीजोस्फेयर उसका नाम है। और ये, इसमें क्या होता है, दोबारा आप ऊपर जाते हैं, ठीक है, हाइट आप ऊपर जितना जाते जाते हैं तो यहाँ भी टेम्परेचर इसमें कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ऊपर जाने से कम हुआ, यहाँ पे ऊपर जाने से टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पे फिर कम हो रहा है। और ये कम, बहुत कम इसमें टेम्परेचर हो जाता है, और इसको कोल्डेस्ट जो है कोल्डेस्ट लेयर भी कहते हैं, कोल्डेस्ट लेयर भी इस कहते हैं। ये आपका है मीजो स्फीयर। इसमें जो कम से कम जो टेम्परेचर है वो -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। अब ये जो मीजोस्फीयर खत्म होती है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, मीजोपास आ जाता है। मीजोपास से ऊपर एक और लेयर आती है, ठीक है, वो जो कि 80 किलोमीटर से ऑनवर्ड्स है, ऊपर तक है। ठीक है। हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं इसके कोई किलोमीटर डिक्लेयर्ड नहीं है कि कितने किलोमीटर तक जा रही है, लेकिन ये है कि 80 किलोमीटर से ऊपर जो जा रही है, हम उसको कहते हैं थर्मोस्फेयर। यहाँ पे वही बात है, मीजोपास आएगा, मीजोपास के बाद क्या आता है, थर्मोस्फेयर। अब जो थर्मोस्फेयर है ये नाम से जरा, थर्म यानी कि हीट, तो ये गर्म वाली होगी ना। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर आप हाइट में जैसे जाते जाते हैं तो आपके जो सारा कुछ है ना, ये आपका
टेम्परेचर आपका बढ़ता जाता है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि ऊपर जाते जाने से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये जब आपकी ख़त्म होती है थर्मोस्फेयर, यानी कि ये 80 किलोमीटर से लेकर, आमतौर पे ये इसका कोई फैक्ट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन तकरीबन 200 किलोमीटर तक इसको काउंट हम करते हैं। 200 किलोमीटर के बाद क्या होता है, 200 किलोमीटर के बाद फिर एक और, फिर लास्ट जो लेयर है सबसे ऊपर, वो शुरू होती है और आखिर तक ऊपर स्पेस तक वो चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी आपकी खत्म हो जाती है, वहां तक चली जाती है, और उसका नाम है एग्जोस्फेयर। उसका नाम क्या है, एग्जोस्फेयर। ठीक है, तो पहली पहली ट्रोपोस्फेयर, यानी ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। ठीक है, फिर आपका थर्मो तो ऊपर है बल्कि, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। तो TSMTE, इस तरह का आप इसको याद करें, TSMTE, TSMTE याद रख लें तो आपको ये पता चल जाएगा। तो ये कुछ लेयर्स हैं और ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे लेयर्स तो आपको पता चल गया, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, इसकी आपको को देखनी होती है कि ये टेम्परेचर जो है ना वो यहाँ तक उसमें क्या आता है। हाँ जी, ये एरोप्लेन्स का आपने मेंशन की, बिल्कुल ये स्ट्रेटोस्फेयर में ही है ना। आपकी जो सबसे पहली पहली जो आपकी लेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर, जो 0 से 12 किलोमीटर तक, इसमें तो बादल होते हैं, तो ये बादलों से ऊपर होते हैं आपके जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं सारे, ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। ठीक है, क्योंकि बादलों के साथ वो नमी के साथ तो नहीं झगड़ जाएंगे ना, तो ये ऊपर है जो कि 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक रेडिएशन में होते हैं। तमाम तरह के जो एरोप्लेन होते हैं, जहाज शहाज, ये सारा कुछ इसी में ही आपके उड़ते हैं। अब ये तो पता आपको चल गया, यहाँ पे एक जो चीज है वो आपको, एक कर्व है वो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं अब यहाँ पे बनाता हूँ, जो कि टेम्परेचर की है। टेम्परेचर की ये कर्व्स आपने हमेशा याद रखनी है, अगर आप इसको याद रखेंगे ना तो आपको बड़ी क्लियर हो जाएगी। कर्व इस तरह की है कि एक आपके पास एक एम बनता है, इसमें आपका ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ये नहीं है या नीचे आ गया तो उसमें ये ऊपर ऐसे जाता है। ठीक है, तो अब यार जरा देखिए, तो ये पहली लेयर है, जब आप ऊपर जा रहे हैं हाइट में तो टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, यहाँ पे ऐसे कम हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अब जैसे ये हाइट है आपकी, हाइट जैसे आप बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये यहाँ तक ये कौन सी आपकी लेयर है, ये ट्रोपोस्फियर है। फिर आप ऊपर जा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, ऊपर जाके फिर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है, स्ट्रेटोस्फियर है। फिर आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक है। उसके बाद फिर आप ऊपर जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ऊपर जाने से, हाइट बढ़ने से आपका फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये आपका ट्रोपो, स्ट्रेटो, और वो फिर जो तीसरा था आपका मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के बाद फिर आप ऊपर जब हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर और बढ़ जाता है, तो वो थर्मोस्फेयर है, और आगे उसके बाद एक्सोस्फेयर है। तो ये कर्व है जिसमें एम बनता है, तो इसका मकसद भी वही है जो मैंने आपको बताया है। और ये लेयर्स हैं, इसके बारे में यही मोटी मोटी यही बातें हैं, बाकी मजीद भी इसमें छोटी मोटी और बातें हो सकती हैं, लेकिन मोटी 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 बातें जो है ना ये हैं। तो यहाँ तक मुझे ज़रा बता दें, यहाँ तक आपको ये लेयर्स आपको क्लियर हो गई हैं, फिर इसमें रेलेवेंट जो चीज़ें हैं मैं वो आपको बताता जाता हूँ। हाँ जी, ज़रा मुझे एक दफ़ा क्लियर कर दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। नहीं, किलोमीटर्स की फॉर्म में पता हो, बस आपको मीटर में क्यों किलोमीटर्स में ही देखे ना, किलोमीटर से आप मीटर तो बना सकते हैं ना। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अगर आपने उसमें बना लिया तो आप बना दें। मिसाल के तौर पर किलोमीटर है, अगर 80 किलोमीटर को मीटर बनाना हो तो आप बना लें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। एक्सोस्फेयर जो मैंने आपको बताई ना, आपकी जो लास्ट है ना, थर्मोस्फेयर सेकंड लास्ट, थर्मोस्फेयर के ऊपर जो है ना, वो आपकी एक्सोस्फेयर है। ये आउटर मोस्ट पार्ट है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत ऊंचे है, ये वो जगह है, ये बात हाँ ये भी साथ में नोट कर लें कि ये जो एक्सोस्फेयर है, आपकी जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं ना, सैटेलाइट्स, ये आपके एक्सोस्फेयर में होते हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स इसमें होते हैं, और इसके बाद फिर क्या हो जाती है, स्पेस शुरू हो जाती है। हाँ जी, डिस्टेंस याद रखना बड़ा जरूरी है। 0 से 12 किलोमीटर याद रखना बड़ा आसान है, 0 से 12, 12 से 50, 50 से 80, 80 से बाद ऊपर छोड़ दें। तो इस तरह याद रख लेना, 0, 12, 50, 80, बस। 0, 12,
50 और 80। ठीक हो गया जी। ये आपको क्लियर हुआ है? ये किसने पूछा था सिद्रा को? ये एग्जोस्फीयर आपको क्लियर हो गया? एग्जोस्फीयर जो है ना वो बिल्कुल आखिर पे है, और ये उसके बाद सैटेलाइट शुरू, स्पेस शुरू हो जाती है, और इसी में ही सैटेलाइट घूमते हैं बिल्कुल टॉप पे। ठीक हो गया जी। जी जी, अलिशा कुछ पूछना है तो पूछे। हाँ जी, छोटा मोटा इसमें बुक्स में वेरी करता है, लेकिन ये जो आपको मैं बता रहा हूँ आप इसी को ही ध्यान में रखें। छोटा मोटा डिस्टेंस जो है ना वो वेरी कर सकता है, उसकी बात ये कि किसने जाके उतनी ज्यादा कोई प्रिसाइज मेजरमेंट की है, और इंटरप्रिटेशन में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। बस आपको इसी को ये अपने ध्यान में रखें। जो थर्मोस्फेयर है ये, अब इसका भी डिस्टेंस वेरी कर रहा है। इसका डिस्टेंस इतना आपको पता होना चाहिए कि जो 80 किलोमीटर से ऑनवर्ड्स तकरीबन 200 किलोमीटर तक है। किसी जगह पे 300 भी है, किसी में ज्यादा वो भी है। थर्मोस्फेयर, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है वो क्लियर नहीं है। ठीक होगी जी। उसके बाद जनाब हम आगे चलते हैं जी, और इसको देखते हैं। कुछ जगहों पे 500 किलोमीटर भी है, कुछ पे 600 किलोमीटर भी है, तो इसको आप थोड़े 80 किलोमीटर से ऑनवर्ड जाए, उसके बाद फिर आप 500 किलोमीटर कर लें, फिर 500 के बाद एग्जॉस्फियर है। बस। अच्छा, अब क्या है, नहीं पूछेंगे आपसे तो इसका डिस्टेंस, जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया जी। सर कुछ पूछना है तो जल्दी पूछे, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर मैं ये पूछ रही थी, वो भी किसी ने पूछा हुआ था ना कि एरोप्लेन्स का, तो मैं वो पूछ रही थी कि ये जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं इनकी ट्रांसमिशन होती है, तो ये कौन से में होती है सर? ये आपकी जो है ना रेडियो सिग्नल्स के लिए कोई अलग से लेयर नहीं है, लेकिन इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, आयनोस्फेयर। वो कोई एक लेयर नहीं है, ठीक है ना। आयनो, इसको नोट करें सारे, इस बात को भी चले नोट कर लें, ये भी रिलेवेंट हो गई। आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर क्या है? ये कोई अलग से लेयर नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये भी थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर के दरमियान में आती है, ठीक है। थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के दरमियान में एक छोटी सी लेयर है। आपकी जितने भी सिग्नल्स की ट्रांसमिशन होती है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह, वो इस लेयर्स में आपकी ट्रेवल करती है। ठीक हो गया जी। उसको भी उस लेयर की अलग से ना लिखें। आयनोस्फेयर मैं लिख देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, बिल्कुल सही है। बस इसमें आप इतनी याद रखें, आयनोस्फेयर होती है। आयनोस्फेयर आपके सिग्नल्स ट्रांसमिशन में ना को होती है। ठीक हो गया। और अलग से कोई लेयर नहीं है, ये बात याद रखिएगा, अलग से कोई लेयर नहीं है। और ये जो है ना मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के दरमियान में लाया करती है, बस। ठीक है। अच्छा जी। अब उसके बाद जी, अब ये नोट्स में कुछ जो आपको शेयर करूंगा, उसमें ये बात छोटी मोटी बातें आपको मिल जाएंगी। अब आगे जी हम चलते हैं। यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। अब जैसे आपको बताया कि ओजोन लेयर है, अब ओजोन के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में आपको बता देते हैं कि जो ओजोन लेयर है, हमने जो देखा, ठीक है, हमने जो बात की, ओजोन लेयर है, एक लेयर है जो कि अर्थ से ऊपर से आने वाली जो रेडिएशन होती है उनको वो कवर करती है, और वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर है। अब ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर अगर आपसे को पूछ ले तो ओजोन लेयर क्या होती है, इसका फॉर्मूला है O3। O3। अब ये ऊपर से जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है ना, यूवी रेडिएशन, ये उसको रोकती है, और इसको जमीन में आने से रोकती है। अब क्या होता है, जब जमीन में इस तरह की कुछ हम एक्टिविटीज करते हैं जिससे ओजोन लेयर जो है ना वो खराब होती है। जिस तरह रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इसके अलावा जो स्प्रे है, ये फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें से कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं, ठीक है, जिन्हों को हम CFCs कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये चंद इस तरह की गैसेस निकलती हैं जो कि क्या करती हैं, आपकी ये जो ओजोन लेयर है उसको जाके क्या करती हैं, खराब करती हैं, ठीक है। ओजोन यानी O3 है।
O3 के साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और क्या होते हैं कि आपकी जो ओजोन लेयर है ये किस में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। और आपकी जो ओजोन लेयर है ये उसमें कुछ छेद या ऐसे होल से बन जाते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं ओजोन डेप्लीशन। यानी ओजोन डेप्लीट हो रही है, उसके अंदर शिगाफ पड़ रहे हैं, तो शिगाफ जो पड़ते हैं उसमें से फिर रिजल्ट क्या निकलता है कि जो सन की जो रेडिएशन है वो नीचे आना शुरू हो जाती है, और वो आपकी जो लाइफ है उसको खराब करती है। तो इसी वजह से ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसके जो इस्तेमाल है उसको रोकने की बात की जाती है, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर और ओजोन लेयर डेप्लीशन, यहाँ तक तो आपको बात होगी क्लियर। अब हम आगे इसको जरा देखते हैं कि जो इस रिलेवेंट एक छोटा सा टॉपिक है वो हम देख लेते हैं, और वो क्या है आपका, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि ये आप पर, ये सन है, सन की रेडिएशन आप नीचे आ रही है, और यह है आपकी अर्थ यानी जमीन। इसकी सरफेस पे जो है ना आपकी ये सन की रेडिएशन आती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ रेडिएशन इसके अंदर जज़ब हो जाती है, इसी वजह से तो आपकी ये जमीन जो है ना वो गर्म नहीं हो जाती गर्मियों में, तो क्योंकि सन की रेडिएशन से गर्म हो जाती है तो वो जज़ब कर लेती है ना। कुछ रेडिएशन क्या होती है कि वो आई और वो जो है ना वापस चली जाती है, टकरा के वापस चली जाती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ पेनिट्रेट हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ क्या होती है कि कुछ आती है ना, और वो सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो वो तकरीबन यहीं पे रेडिएशन रह जाती है, यहीं पे रह जाती है इसके अर्थ के पास। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि अ, बहुत सी रेडिएशन यहाँ पे रुक जाती हैं और यहीं पे रह जाती है। तो उस रेडिएशन रहने की वजह से ना एक जमीन के गिर्द एक पूरा गलाफ सा बन जाता है, एक गिलाफ सा बन जाता है, ठीक है। और उस गिलाफ के अंदर क्या होता है कि जमीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है जमीन के साथ। इसको कहते हैं जो है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये अगर आपने इसको इजीली समझना है तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो है ना सर्दियों के अंदर जो पनीरी होती है ना अक्सर जगहों पे, उसमें पौधे लगे होते हैं, तो उसके जो उसका कमरा उन्होंने बनाया होता है जो कि शीशे का होता है। अब उसमें क्या होता है, सन की लेयर जब ऊपर से नीचे आती है तो सन की लेयर इसमें तो आ जाती है, लेकिन अब इसमें से ही रेज नीचे तो आ जाती है, इसको पेनिट्रेट जो कर जाती है, लेकिन वापस नहीं जा सकती। तो वापस जब नहीं जा सकती तो अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बाहर जितनी भी ठंड हो, अंदर का टेम्परेचर गर्म रहता है, तो इस वजह से ये जो फलों या पौधों की जो परिंदी होती है इसको हार्म नहीं होती है, और ये बेहतर तरीके से इसकी ग्रोथ होती रहती है। और ये चीज़, और ये सेम ये यहीं पे ऐसे भी, यहाँ भी जमीन के साथ भी ऐसा ही होता है कि अर्थ की रेडिएशन आती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं, कुछ यहीं पे रह जाती हैं। उसकी वजह से जो जमीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ही यहाँ पे जिंदगी जो है ना वो सरवाइव करती है। अगर ये अर्थ की रेडिएशन सारी की सारी जज़ब हो जाएं या सारी की सारी वापस चली जाएं, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस में होगा, ठीक है। और माइनस में होगा, यहाँ पे कोई लिविंग बीइंग सरवाइव नहीं कर सकेगा, इंसान भी नहीं कर सकेगा। और ये जो रिफ्लेक्ट बैक है यहाँ रह जाती है, इसी वजह से इसका गलाव होता है, और यहाँ पे कंड्यूसिव किस्म का एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिसमें से क्या होता है कि लाइफ जो है ना वो सरवाइव करती है। अब इसमें होता क्या है, होता ये कि एक तो चलो ठीक हो गया कि यहाँ पे आपकी ये आई और यहाँ पे रह गई। अब जमीन के ऊपर कुछ हमने ऐसी एक्टिविटीज जो है ना करनी शुरू कर दी, जो कि बहुत ज्यादा कर दी, ठीक है। जिस तरह हमने कंबस्सन ज्यादा कर दी, ठीक है। हमने दरख्त लगाने जो है ना वो कम कर दिए। हमने सिर्फ जिस तरह फर्टिलाइजर्स और जितने किस्म के धुएं और ये सारे मवाद जब हमने सारा किया ना, तो हमारे पास क्या हुआ कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी परसेंटेज 0.03% से लेकर 0.04% थी, ये बढ़ गई इस हवा के अंदर। इसके बढ़ने से क्या फर्क पड़ा, इसके बढ़ने से जो ये जो इसका टेम्परेचर था हमारे एटमॉस्फेयर का, वो बढ़ना शुरू हो गया। और इस टेम्परेचर के बढ़ने को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, कि हमारी जो ग्लोब है वो गर्म होने शुरू हो जाएगी। अब जब ग्लोबल वार्मिंग हुई तो इसका नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ, एक तो हमें भी गर्मी ज्यादा महसूस होने लग गई, ठीक है। जिस तरह आप देखें कि पुराने लोगों से पूछे तो वो आप सबको बताएंगे कि अब गर्मी ज्यादा है, पहले इतनी गर्मी नहीं थी, थोड़ा सा फर्क पड़ गया। तो वो उसका नुकसान ये हो कि एक तो हमें गर्मी महसूस होना शुरू हो गई। दूसरे नंबर पे जो ग्लेशियर्स हैं हमारी इसके ऊपर मौजूद हैं अर्थ के ऊपर, ग्लेशियर्स यानी कि जो बर्फ के पहाड़ हैं, वो पिघलना शुरू हो गए। जब वो पिघलेंगे तो दरियाओं में पानी ज्यादा आएगा, दरियाओं में पानी ज्यादा आएगा तो वो समंदर में पानी ज्यादा जाएगा, समंदर में पानी ज्यादा जाएगा तो समंदर का पानी लेवल राइज करेगा।
जब उनका लेवल राइज करेगा तो समंदर के जो मलिका इलाके हैं, कोस्टल एरियाज, उसमें पानी ज़्यादा हो जाने की कोशिश करेगा और वो इलाके अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करेगा। ठीक है। एक तो ये नुकसान हुआ ग्लेशियर्स के पिघलने से। दूसरा, क्लाइमेट चेंज हुआ। ग्लोबल वार्मिंग जब हुई तो क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट कैसे चेंज हुआ कि आपकी जो लाजिम बात है, जब टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एक फसल जिसने 6 माह में पकना था वो 5 माह में पक गई। ठीक है। जिसने जितनी ग्रो यील्ड देनी थी 110 बोरियों की, वहां पे वो 50 बोरियां देने लग गई। तो वो उसके पूरा एक हमारा जो बायोस्फीयर है, ये पूरा हमारा जो एनवायरनमेंट का साइकिल है वो डिस्टर्ब हुआ। उसके साथ हमारे बहुत सारे जो यहाँ पे स्पीशीज थी वो भी मरना शुरू हो गई। ठीक है। उसके बाद वेदर पैटर्न चेंज हो गए। अभी आप अगर देखें तो आपको इतनी बारिशें, कभी कभी बहुत ज्यादा बारिशें आ जाती हैं, कभी कभी वेदर जो है ना बिल्कुल खुश्क साली की तरफ चला जाता है। इसी अभी रिसेंट एग्जांपल देख लें कि पिछले गालबन अक्टूबर से लेकर और जनवरी तक कोई बारिश नहीं हुई। ठीक है। एक बारिश की बूंद भी नहीं आई। और फिर फेब में जब बारिशें शुरू हुई हैं, मार्च में शुरू हुई, उसके बाद नॉन स्टॉप बारिशें चल रही हैं। तो ये ऐसे पहले नहीं होता था। पहले एक डिफाइंड था और एक फिर भी थोड़ा बहुत वेरिएशन थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी। अभी ये जो वेरिएशन है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसी को हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। तो जो क्लाइमेट चेंज आया है ये इसी वजह से है। इसकी वजह से सर्दियाँ गर्मियाँ सारे पैटर्न ही बदल गए हैं। उसकी वजह से हम जो फसलें उगाते हैं वो मुतासर हुई हैं, लोग मुतासर हुए हैं, यहाँ की आबी हयात मुतासर हुई है, यहाँ पे जो स्पीशीज है वो मुतासर हुई हैं, तो सब कुछ मुतासर हुआ है। तो अब जो है ना, जो जिस पे साइंटिस्ट जो सबसे बड़ा चैलेंज कह रहे हैं पूरी दुनिया को, वो क्या है? और वो कहते हैं कि आपका क्लाइमेट चेंज है। तो इस क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंसेस भी कंडक्ट होती हैं। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की भी बात करते हैं, इसको रिडक्शन की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी एनहेंस करने की बात करते हैं। तो ये सारा चीज़ें जो है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें आपकी जुड़ी हुई हैं। ये टॉपिक कोई आपके एमसीक्यू से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये आपका वैसे अंडरस्टैंडिंग के बारे में बड़ा जरूरी है। और ये मैंने आपको इस वजह से एक्सप्लेन किया क्योंकि मुझसे ये क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया? तो यहाँ तक मुझे बता दें कि आपको ये छोटे मोटे दो चार चीजें थी, आप सबको क्लियर हो गई हैं? ठीक हो गया जी, सब बताएं। किसी को नींद तो नहीं आ गई? ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ये कुछ छोटी मोटी चीजें थी, ये भी आपने देख ली जो कि आपके रेलेवेंट है आपसे। उसके उसके बाद क्या है, एक छोटा सा और एक दो फैक्ट है वो आपको बता देता हूँ। अच्छी बात है, फैन ऑफ करके ही बैठना चाहिए। और अपने बालों के साथ ना कोई धागा बांध के और कील के साथ लगा दें, ताकि नींद आए। तो वैसे वो एक तस्वीर आपने शायद देखी हो किसी साइंटिस्ट की, या पुराने की किसी की थी, उसने अपने बाल के साथ ना कोई कील लगाया हुआ था कि वो जैसे थोड़ा नींद आएगी तो उसको झटका सा लगेगा। यही कुर्बानियां होती हैं। अगर आप पढ़ने के लिए पंखा नहीं बंद कर सकते, गर्मी नहीं सह सकते, तो फिर आपको मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। फिर आप कोई और काम करें। ये तो बड़ा बड़ा दरिया है यहाँ पे तो, आग का दरिया है, आपको डूब के जाना है यहाँ पे। ठीक है। ये तो बहुत लंबी जर्नी है। हाँ जी अनवर, कोई सवाल है पूछें। अनवर पूछे सवाल। अच्छा अच्छा, अनवर को पूछना चाह रहे हैं पूछ लें, फिर एंड पे नहीं तो पूछ लीजिएगा। देखे ना, डिबेटेबल है, हमने क्या डिबेट तो नहीं करनी ना। हम मैं आपको एक जेनरिक या एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। बाकी इसके बारे में अगर कोई कहानियां सुननी है तो वो डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एनवायरमेंट चेंज गप है, कुछ कहते हैं कि नहीं है, कुछ कहते हैं ये है वो है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्रीज भरी पड़ी है।
ठीक है। और वो मेरा और आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप उस पर जाके देखें। मैंने आपको एक जनरल जो चीज़ है वो आपको बता दी है। इन कंट्रोवर्सीज में ना पड़ा करें। मैं आपको कल भी ये बात हुई थी कि आप जो चीज़ फैक्ट है उसको जरा देखें। बाकी आप कहें कि उसके बारे में ये कोई कहता है तो गोली मारो उसको। गोली मार नहीं देनी जाके किसी को और फिर जाके जेल में गए कि सर ने काटा। अच्छा। अब जी एक छोटी सी और बात थी, वो आपको मैंने बतानी थी कि जिस तरह अर्थ का मैंने बताया था कि आपकी जो अर्थ है ना, उसमें इसकी सरफेस पे 71% आपका वाटर है और 29% क्या है, लैंड है। ये आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपका जो ये जो वाटर है ना, 71% वाटर है। इस 71% वाटर में 97% जो वाटर है ना, वो साल्ट वाटर है। यानी कि वो खारा पानी है, समुद्र की सूरत में मौजूद है या दरियाओं की सूरत में मौजूद है, यानी ड्रिंकेबल नहीं है। ठीक है। और 3% ऐसा वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है। ठीक है। इस 71% पानी में से 97% पानी साल्ट वाटर है और 3% फ्रेश वाटर है। ये बात आपको पता चल गई। अब इस 3% जो रह गया था, इस 3% में 30% ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है? ग्राउंड वाटर का मतलब ये है कि ये वाटर जो है ना, जमीन के नीचे है। इस 3% में से भी 30% ग्राउंड वाटर। और इस 3% में से जो 69% वाटर है ना, वो फ्रोजन है। किसकी फॉर्म में जनाब? वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में। ठीक है। आइस कैप्स की फॉर्म्स में वो जनाब जमा हुआ है। 69% जमा हुआ है, 30% जो है ना वो ग्राउंड वाटर है। तो पीछे कितना रह जाता है? 1%। और वो जो 1% वाटर है ना, वो जो 1% वाटर है वो आपका सरफेस वाटर है। यानी वो सरफेस पे मौजूद है। अब उसमें क्या है? उस 1% में लेक्स भी हैं और स्ट्रीम्स भी हैं। ठीक है। रिवर्स भी हैं। तो आप यहीं से देख लें कि हम कितना पानी जो इस्तेमाल करते हैं वो पूरी दुनिया के पानी का कितना परसेंट है। 71% वाटर है, 29% लैंड है। उस 71% में से 97% साल्ट वाटर है, 3% फ्रेश वाटर है। 3% जो कि फ्रेश वाटर है उसमें 69% फ्रोजन है जो कि ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। और 30% ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है और 1% सरफेस वाटर की फॉर्म में है, लेक्स और रिवर्स की फॉर्म में मौजूद है। तो ये आपको एक चीज थी जो वाटर से रिलेटेड थी, जो कि आपको पता होनी चाहिए आपको। मैंने बता दी है। ठीक हो गया जी। अब एक और चीज है। अब इसमें ना साइंस में कोई कहानियां तो लंबी चौड़ी है नहीं कि मैं कोई मुगल की कहानी शुरू करूं और मुगल की पोते दादे तक लेके चला जाऊं। ठीक है। हाँ जी, वो भी जनाब यूरोप के पास नहीं है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर सबसे सबसे ज्यादा किसके पास है? ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था आपने? बताएं जरा। पता मुझे चले ना कि ज्योग्राफी आपको याद भी है या भूल गए हैं। हाँ जी नॉर्थ अमेरिका के पास है बिल्कुल। यूएसए कनाडा है, वो 7 ग्रेट लेक्स और वो सारा कुछ वो नॉर्थ अमेरिका के पास है ज्यादातर। यूरोप के पास नहीं है। हाँ जी, लेक सुपीरियर और वो लेक हुर्जन और ओरी और वो सारी लेक्स, नाम तो याद होंगे ना सारे। लार्जेस्ट, हाँ बिल्कुल। अच्छा। तो ये बात आपको पता चल गई। उसके बाद क्या है? ये मैं आपको बता रहा था कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर। कोई लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं है, इसमें कोई नहीं है कि मुगल को मैं कहानी उठाई और चलता जाऊँ। अब एक और चीज है, जिसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। वो छोटा सा टॉपिक है। वो क्या है वाटर साइकिल? वाटर साइकिल ये होता है कि जो जमीन में के सरफेस के ऊपर पानी मौजूद है। ठीक है। ये पानी सूरज की रोशनी से क्या होता है, एवोपरेट होता है, यानी कि उड़ जाता है। तो ये इसको कहते हैं एवोपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होती है कि पानी का गैस में कन्वर्ट हो जाना, इसको कहते हैं, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम कहते हैं एवेपोरेशन। अब ये जो एवेपोरेशन होती है, उसके बाद ये तो एक ये है। इसके बाद ये जो सरफेस पे पानी मौजूद होता है, ये पौधे भी जज़ब करते हैं। पौधे जब ये पानी जज़ब करते हैं तो पानी के पौधे के खुराक बनाने में इस्तेमाल होता है, सारा कुछ करके उसके बाद पौधे के पत्तों तक पानी ये पहुंच जाता है हर जगह तक।
अब उन पत्तों से भी कुछ पानी बुखारात बन के उड़ जाता है। और जो पत्तों से जो बुखारात बन के पानी उड़ता है ना, उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं। एवोपरेशन क्या होता है? पानी का गैस में कन्वर्ट हो जाना। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? पानी का गैस में कन्वर्ट होना, बट ऑन दी लीव्स। लीव्स की वजह से जो होता है, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यहाँ से पानी वापस चला गया, यहाँ से वापस चला गया। उसके बाद ये भी पानी जब ऊपर गया ना, ऊपर जाके ये ठंडा हो गया। तो जो गैस था ना, गैस, ये दोबारा से क्या बन गया? पानी बन गया। ठीक है, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। गैस से दोबारा लिक्विड बन गया, कंडेंसेशन। दोबारा से बादल बन गया, बादल बन गए, फिर दोबारा बरस पड़े। जब दोबारा बादल बरस पड़े, हम उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कि ये जो लिक्विड था ये नीचे गिर गया, इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसको रेन भी कहते हैं। तो ये प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, ऑपरेशन, ट्रांसपिरेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ में कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं, सॉलिड में होती हैं। सॉलिड को जब आप गर्म करें तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है और फिर वो एवोपरेट होती है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर तीन है ना, मादे की तीन हालतें हैं: ठोस, माया, गैस। ठीक है, ठोस, माया, गैस। और एक ऐसी आपके पास चीज है जो तीनों में पाई जाती है, वो आपका क्या है? लिक्विड है। ये सॉलिड में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है, और आपके उसमें दूसरे में भी पाया जाता है। तो यही तो बताया आपको, गैस से लिक्विड बना, तो जब गैस से लिक्विड बनता है तो यही तो बादल होता है। बादल क्या होता है? पानी। पानी होता है, और तो कुछ नहीं होता। अच्छा, तो ये एक तो बात होगी। आपको मैंने बताया कि जब एक चीज को गर्म करते हैं, सॉलिड को सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फिर एवोपरेट होता है। कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जिनको अगर आप गर्म करें, वो होती सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, सीधा सीधा एवोपरेट हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या, जब आप हीट करें और वो सॉलिड डायरेक्ट आपकी एवोपरेट हो जाए, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, अक्सर ये पेपर में पूछते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है सर, आपको नहीं समझ में आई बात? सर क्या नहीं समझ में आया, पूछे मुझसे। सर समझ आ गया था। मैं ये कह रही थी कि जब वाटर इवेपोरेट होके ऊपर जाता है और वो गैसेस अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, तो मैं वो कह रही थी कि वो लिक्विड से फिर बादल, वो जो प्रोसेस है कंडेंसेशन, तो वो मतलब पानी से वो बादल कैसे बनते हैं, मैं तो ये वही तो पूछ रही थी। प्रोसेस है ना। वो अब कैसे बनते हैं, ये है कि ऊपर जब जाता है ना पानी, तो वो होता है ऊपर का टेम्परेचर कम। अब वो जो टेम्परेचर कम होता है, तो उस वजह से क्या होता है, वो आपकी जो गैस है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप पानी का एक गिलास रखें। अब होता क्या है, जरा देखें, पानी का एक ठंडा गिलास रखें। ठंडा गिलास अगर आप पानी का रख लेना गर्मियों में, तो अब आप देखेंगे कि जो गिलास की बाहर वाली सरफेस है, वहां पे आपको पानी पानी महसूस होता है। अब आप कहेंगे ये पानी उसमें से कोई लीक तो नहीं हो रहा, जो पानी बाहर चला गया? वो पानी लीक नहीं हो रहा। होता यह है कि जो, जब आपने गिलास रखा है तो उसके सराउंडिंग में एयर है। उस एयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जो कि गैस की हालत में है। जब वो ठंडी जगह के करीब आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, दोबारा से वो गैस से पानी बन जाता है, यानी कि कंडेंस हो जाते हैं। इसी वजह से साइडों पे आपको पानी नजर आता है। ये बात समझ में आई आपको? जी सर, ये समझ आ गई थी, बस मुझे यही नहीं आ रही थी कि वो वो भी हमें वही यहाँ है। से तो पानी नजर नहीं आता, हमें तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई वाइट वाइट सी गैस खड़ी है, ये बादल। वो पानी होता है, वो पानी होता है, और उसमें और कुछ भी नहीं होता। अगर आप कभी हाइट वाले एरियाज पे जाएं, आप मरी या नॉर्दर्न एरियाज में कभी आप जाएं, तो वहां पे आपको ऐसा लगता है जैसे बादल, आप बादलों में ही घूम रहे हैं। और वो बादल क्या होते हैं? वो गीले गीले बादल, पानी ही होता है, और आपके कपड़े वेट हो जाते हैं उसको। जी सर। हाँ जी। और ये इन्होंने भी एग्जाम्पल दी है रबानी ने, कि वो जो पानी जमीन देगची से एवोपरेट होता है, वो ऊपर जो सरफेस होती है, जो ढक्कन होता है, वो ठंडा होता है ना उससे, उसके कंपैरेटिवली। तो वो जो एवोपरेट होता है, वो उसके ऊपर क्या हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है। ओके, हो गया, चीज क्लियर होगी आपको? जी सर। ठीक हो गया। बस आप जब मरी जाना है तो फिर वो एग्जाम्पल आपने देखनी है, और फिर याद करना है हमें कि ये हमने पढ़ी सर थी। वहां जाके सर ये होश नहीं रहता। तो अगर आप वहां पे जिसको होश नहीं रहता, तो फिर वो तो मुकाबले के इम्तिहान का एस्पिरेंट भी नहीं है। मुकाबले के इम्तिहान का वही एस्पिरेंट है जिसको
वक्त नज़ा पे भी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी ना भूले, वो है एस्पेक्ट। लेकिन सर फिर वो जब हाइट पे जाते हैं तो फिर अब तबीयत खराब हो जाए, बंदा बीमार हो जाए, फिर वो क्या ही देखेगा बादलों को, उसको तो मौत नजर आती है वो। हाँ चले, वो तो फिर एक और एस्पेक्ट है। मैंने कहा वैसे तबीयत का मैं इसलिए कि आप वहाँ पे जाएं, अभी इतनी घूमने फिरने वाली जगह है और इधर आप पढ़ाई को लेके बैठ गए, उस वाले से बोल देंगे, मैंने ये समझा। हाँ जी, कबर इंच पीपीएससी सवाल पूछे वैसे। वो मैं उस दिन भी बात हो रही थी, फिर आप मुझे बातों में लगा देते हैं, यही तो फिर। वो क्या बात हो रही थी, हाँ जी पिछले दिनों बात हो रही थी कोलीग से। तो वो कह रहे थे कि यार ये जो मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी होती है ना, ये बड़ी मुश्किल होती है, मतलब इसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक दाग या वो रह जाता है। तो मैंने कहा वो शायर, मैंने एक सराकी का एक गाना सुना था कि उसमें वो कहते हैं कि अताउल्लाह सखल भी कहता कि तेरे वे छोड़े दा मेरे कफन उद दा होसी। मैंने कहा वो तो पता नहीं महबूब के चक्कर में पता नहीं होता ही होगा या नहीं होता होगा, लेकिन मुकाबले के इम्तिहान की जिसने तैयारी की है तो उसके कफन के ऊपर जरूर होता। ठीक हो गया ना, बात समझ में आई ये बात? हाँ जी। ते आप सबके मेरे के सारे कफन होते पीपीएससी का दाग होसी। हाँ ये चीज। अच्छा तो मैं बता रहा था आपको कहाँ पे हम पहुंचे थे, ये दीवान में। मैं आपको वो शेयर करूंगा, एक मोटिवेशनल वीडियो है वो, इंशाल्लाह आप उसको देखेंगे, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, ये किसका माइक है, जरा मैं बंद करें ना माइक। अच्छा, तो ये हो गया वाटर साइकिल के बारे में कुछ, जो ये वाटर साइकिल ही है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये पूरा एक साइकिल है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। उसके बाद आपने एटमॉस्फेयर की लेयर्स को भी देख लिया। उसके बाद मजीद देख लेते हैं कि क्या आपने पढ़ने की जरूरत है। हाँ जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक आधा टॉपिक और पढ़ लें या काफ़ी है? हाँ जी, वोटिंग में तो काफ़ी वाले ज़्यादा हैं। काफ़ी है, काफ़ी है, बस करें बस करें। अच्छा चलें, नया टॉपिक नहीं पढ़ते, एक इसी से रेलेवेंट दो चार बातें नोट कर लें। अच्छा, ये जो आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। ठीक है, अब ये ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि जो टेम्परेचर को गर्म करने में ठीक है, वो जो जमीन को गर्म करने में इन्वॉल्व होती हैं उसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं ना। उसमें कुछ गैसेस के नाम नोट कर लें। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि जमीन को गर्म करती है। मीथेन है। दो गैसेस आपको पता होनी चाहिए, दोनों क्या है आपकी, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अक्सर पेपर में ये भी कभी पूछ होता है। उसके बाद इससे रिलेवेंट कुछ छोटी मोटी मैं चीज देख लेता हूँ, जो अगर आपको बताने वाली कोई है तो वो बता देते हैं। हाँ जी, एक और चीज आ गई है, एसिड रेन। ये छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। एसिड रेन क्या होती है, इसको जरा हम देख लेते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का काम है। एसिड रेन ये होती है तेजाबी बारिश, कि आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे धुआं होता है या जो भी गर्द आलूद होता है, पोल्यूटेंट्स होते हैं, सारा कुछ होता है ना। अब होता क्या है, इसमें से जब कंबस्शन होती है, कोई भी चीज जलती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होती है, तो डिफरेंट किस्म की गैसेस यहाँ पे खारिज होती है। अब ये गैसेस ऊपर जाती हैं, ऊपर जाती हैं, ऊपर जाती हैं। अब यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पे बादल मौजूद होते हैं, यहाँ पे वाटर मौजूद होता है। अब वाटर के साथ CO2 SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में ये क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं, और फिर क्या बनता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये मिलती है वाटर के साथ यानी बादलों के साथ, और इससे क्या बनता है,
इससे बनता है H2SO4। H2SO4 क्या है, अभी आप इसको याद रखना है, फिर हम केमिस्ट्री में इसको देखेंगे। H2SO4 क्या है? H2SO4 होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। यानी कि जो एसिड्स हैं, ये केमिकल्स हैं, ये उनका बादशाह है। बिल्कुल, ये इन्होंने बता भी दिया। सल्फ्यूरिक एसिड है। SO2 + H2, यानी यहाँ से SO2 निकलती है, उसके आगे यहाँ पे वाटर मौजूद है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो H2SO4 बनता है। इसके साथ क्या है कि यहाँ पे आपके नाइट्रिक ऑक्साइड भी निकलती है, यहाँ पे NO2 निकलती है, वो भी गैस कंबसन में होती है या पोल्यूशन से में आमतौर पर निकलती है। तो NO2 जो है ना, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करती है, और ये दो किस्म के एसिड बनाती है, एक HNO2 और एक HNO3। अभी आपको फार्मूले समझ में नहीं आ रहे तो कोई मसला नहीं, इसको केमिस्ट्री में हम देखेंगे। एक नाइट्रस एसिड और एक नाइट्रिक एसिड। 3 वाला नाइट्रिक एसिड है और 2 वाला नाइट्रिक एसिड है। तो ये नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, उसके साथ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो देखें ये सारा एसिड बन गया। अब उन बादलों में क्या हो गया, एसिड शामिल हो गया, और वो जब जमीन पे नीचे आता है तो वो जो रेन जो होती है वो क्या हो जाती है, तेजाबी हो जाती है। इसी को हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन। अब एसिड रेन खुदा ने तो नहीं भेजी ना, हमने अपने करतूतों से ही बना दी है। अब जो एसिड रेन होती है, इसमें जो एसिडिटी होती है उसका फिर नुकसान होता है। ये जो इमारतें होती हैं उनके कलर वगैरह खराब होते हैं, फसलें जो है ना वो खराब होती हैं। उसके बाद ये लोगों पे, स्पीशीज पे जब वो एसिड वाली रेन पड़ती है तो वो उनकी जल्द के इश्यूज बनते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो फसल की है वो कम होती है। काउंटलेस इसके नुकसान। तो इसको कवर करने का ये तरीका है कि आप जो है ना कम से कम चीज़ों को जलाएं, और अगर जलाना भी है तो जो CO2 है, SO2 है इसकी, ताकि कम से कम हो। ये आप अपनी क्यों डिस्कशन में लगे हुए हैं? अजीब बात है, वैसे यहाँ पे लेक्चर हो रहा है, आप अपनी डिस्कशन में लगे हुए हैं। अच्छा, इधर फोकस करें ना, किन बातों में चक्रों में पड़े हुए हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि एसिड रेन। अब एसिड रेन, ये वैसे ना बड़ी अच्छी बात नहीं है, ये आप इस चीज को ना क्लास के अंदर जो डिस्कशन होती है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये बुरी चीज है। डिस्कशन करनी है, आप ग्रुप आपके अंदर मौजूद है, आपस में अगर करना चाहते हैं तो डिटेल से डिस्कस करें। लेकिन यहाँ पे आप ना करें। अब मैसेज आता है तो सारे आपके मैसेज को पढ़ते होंगे, और वो फिर सारी इधर लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट है, गपशप तो नहीं हो रही ना? अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये SO2 है, और SO2 और वाटर आपस में मिले तो ये H2SO4 बना, यानी कि जो एसिड बना। NO2 और फिर वाटर बने तो ये एसिड बने। तो इसकी वजह से एसिड रेन आया। अब एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन ऐसी रेन होती है जिसके अंदर तेजाबियत होती है, ठीक है। और एसिड रेन में इसमें तेजाबियत होती है, और इसके मल्टीपल जो है ना वो नुकसान होते हैं। तो यही आपकी एसिड रेन है, इसी को ही आप तेजाबी बारिश कहते हैं। हाँ जी, यहाँ तक बताइए, सबको क्लियर हो गया है? किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। ठीक हो गया, तो इसको आज कंक्लूड करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सोलर सिस्टम का थोड़ा रिकैप देखा। रिकैप के बाद हम आ गए, एक मिनट मुझे, अनवर मैं आता हूँ आपकी बात की तरफ, मुझे थोड़ा रिकैप करने दें। तो उसके बाद हमने सोलर सिस्टम के बाद हमने आज जो स्टार्ट किया, जो अर्थ है उसकी कंपोजिशन हम देख चुके थे, उसके ऊपर जो लेयर्स हैं वो हमने देखी। उन लेयर्स के बारे से जो मोटी मोटी बातें थी वो देखी। उसके बाद हमने वाटर साइकिल को देखा, ठीक है। उसके बाद हमने एसिड रेन को देखा। उसके बाद हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखा। उसके बाद हमने ग्लोबल वार्मिंग को देखा, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्लाइमेट चेंज जो है ना वो उसको भी देखा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे, हमने इसको कवर करने की कोशिश की। और साइंस के अंदर ऐसे ही होगा, छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे। इसके अंदर वो ऐसी कनेक्टिविटी की चीज नहीं है कि आप कहें कि एक चीज मैंने पढ़ी है तो हर चीज उसके साथ जुड़ी हुई होगी, जिस तरह हिस्ट्री में होता है। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें सेपरेट टॉपिक्स हैं। फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ आपको रिलेशन कम नजर आएगा, फिर बायोलॉजी के अलग अलग डायमेंशन है।
फिर एनवायरनमेंट वेदर ये अलग वो चीज़ें हो जाती हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम मंडे को इंशाल्लाह, अब हफ्ता के बाद छुट्टी होगी, मंडे को इंशाल्लाह क्विज आपका नहीं होगा, क्विज डेफिनेटली आपका आप जब साइंस कवर कर लेंगे उसके बाद होगा। तो मंडे को हम इंशाल्लाह इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिनों में हम इसको जो साइंस है इसको कवर अप कर लें। अब जी किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अनवर पूछें आप, अनवर आपने पूछना था कुछ। हाँ जी, ये इमेज बिल्कुल इमेज हेल्पफुल होगी। मैं आपको शेयर करूंगा, इससे रिलेटेड जो है ना वो शेयर कर दूंगा। अगर आपके पास कोई अच्छी इमेज है तो आप मुझे भेजें, मैं वो देखूंगा और वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक हो ये जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछे। हाँ जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, किसी का कोई सवाल है तो पूछे। साइंस आपको बोरिंग तो नहीं लग रही ना? चीजें आपको समझ में आ रही हैं? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। हाँ जी, आसान है, ये बेसिक बेसिक है, इतनी मुश्किल इसमें चीजें नहीं। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये हम लोग पढ़ते हैं कि NO2 है, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। सर ये वाली गैस इन लोगों ने निकाली कहाँ से है यहाँ पे सर? कैसे निकाली है गैसेस? जी सर, सर ने किस तरह से डिस्कवर किए कि सर ये नाइट्रिक एसिड है, ये फलां है, ये फलां है? हालांकि रियल वर्ल्ड के अंदर तो सर किसी ने आंख से देखी तो नहीं है। क्यों नहीं देखी आपने? HNO3 केमिस्ट्री वाले आपको बताएंगे, उन्होंने देखा हुआ है। HNO3 SO2 भी उन्होंने अगर देखी नहीं है तो फील तो की हुई होगी। ऐसे तो नहीं है ना, ये कोई प्लेटोनिक चीजें तो नहीं है, ख्याली चीजें तो नहीं है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। आपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर आपने पढ़ी है तो इनके बाकायदा कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, वहां से आप चेक करते हैं कि ये चीज गैस जनरेट हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तैयारी पढ़ी है अपनी इंटर में या नहीं पढ़ी? नहीं सर। जी, सर नहीं नहीं। पढ़ी। अगर आपने वो पढ़ी हो, जब जिंक के छोटे छोटे पीसेस होते थे और उसके ऊपर H2SO4 को गिराते थे और वो ट्यूब्स लगाते थे और एक वो लैंप लगाते थे और फिर उसमें से गैस जब निकलती थी तो लैंप बुझ जाता था। CO2 की तैयारी ये आपने प्रैक्टिकल्स में कराई जाती है वैसे, तो किताबों में है वो। आप में से किसने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है अपने इंटर में, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में? अभी इनमें से किसी ने किया होगा। CO2 की तैयारी किसने की हुई है, ये देखी हुई है लैब के अंदर? हाँ जी बताएं। हाँ जी, रबानी ने किया हुआ है। तो आपको वो, अब देखिए CO2 आपको नजर नहीं आती, ठीक है, लेकिन वो आप लैंप उसके जब आगे रखते थे तो वो बुझ जाता था। हाँ जी, काफी और तरीकों से भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे नहीं है ये कोई माफूकुल फितरत चीजें हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं, उनकी पूरी रिसर्च है, पूरी पूरी फील्ड्स है ना ये चीजें। हारून क्लियर हुई है बात आपको या नहीं? जी जी सर, ये क्लियर है सर। ठीक है। एक क्वेश्चन सर मैं 9th में टीचर से पूछा था कि सर ये कैसे कहाँ से आ गई है, मतलब उन्होंने कहाँ से निकाली है? कभी हम लोग वो पढ़ रहे होते हैं सर, वो रेशियन था, बड़ी ताड़ी, बड़े बड़े बाल थे, इसने सर प्रोडक्ट टेबल ड्राफ्ट किया था। हाँ जी, प्रोडक्टेबल वो आएगा। वो देखे ना, असल में वो इशू ये होता है कि छोटी क्लासेस में आप होते हैं ना, अब आप किस चीज में वो चीजें आती हैं कि ये क्या है वो क्या है, तो टीचर्स वो वही बात करते हैं कि यार आप छोड़ो क्या को, अभी तो आप याद तो करो कि हाइड्रोजन भी कोई चीज है। तो आप उन क्या क्यों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं। तो आपको बेसिक्स तो कुछ ना कुछ मेमोराइज करनी पड़ती है ना, तो इस वजह से वो टीचर फिर अवॉइड करते हैं।
बात समझ में आई? क्योंकि जब आपको बेसिक्स ही नहीं पता, बेसिक्स में तो आपको रट्टा मारना पड़ता है कई चीज़ों में, तो वो आप जब नहीं मारेंगे तो फिर, हाँ वो फिर अभी आप मिसाल के तौर पे आपको अपने टीचर मल्टीप्लिकेशन करना सिखाए और आप उसको कहो ये क्यों कर रहे हैं, और उसी क्यों में ही अगर आप पढ़े रहें और उसको सीखें ही ना, तो फिर तो नुकसान ही होगा ना। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है तो पूछे। किसी का कोई सवाल? एनीवन? प्रेसिपिटेशन ये होती है बारिश होना। बादल जो कि लिक्विड है, वो क्या होता है, अर्थ का एक पूरा यानी होता उसका होता है कि बारिश क्यों बरसती है, ये भी पूरा टॉपिक है, लेकिन आपकी ये डिटेल नहीं है। वो जो बादल होते हैं वो क्या होता है, पानी होता है ना, वो जब जमीन पे गिरता है बारिश की सूरत में, इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक हो गया जी? और जी किसी का कोई सवाल है तो फिर बताया, नहीं तो फिर हम क्लास को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी, और ये जितनी भी आपके पेंडिंग चीज़ें हैं आप इनको पढ़ें, सीखें और काम इस पे करते जाएं। ठीक है, बहुत बहुत बेहतर होते जाएंगे। हाँ जी, बच्चों को आप अगर आपने पढ़ाया हुआ है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्विज नहीं होगा, क्विज आपका इसको साइंस को हम खत्म करके ही आपको क्विज लेंगे, एक दफा इसको कंप्लीट होने दें। क्या अनवर, कौन सा लेक्चर? अस्सलाम वालेकुम सर। और जी सर वालेकुम। वो उर्दू वाला सर रह गया था मंडे वाले दिन वाला सर, जो मेरी नहीं, मंडे क्लास में वाले थे। दिन, मंडे वाले दिन क्लास हुई नहीं थी? सर मैं नहीं था, एबसेंट था सर उस क्लास में। अच्छा अच्छा, तो फिर अपसेट थे तो फिर आपको लेक्चर तो असूली तौर पे नहीं मिलना चाहिए। सर वो मैंने आपको बताया था सर, मैं सफ़र में था तो इस वजह से सर वो क्लास से मिस था ना सर। अच्छा अच्छा, चलिए मुझे आप रिमाइंड कराएं, मैं फिर देखता हूँ। हाँ सही हो गया सर, थैंक यू। ठीक हो गया। और जी किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक है जी, ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।